और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तो हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 की। और आज हम पढ़ने वाले हैं अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से, ये हिंदी मीडियम की बुक से, गणित का अध्याय 2, पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्लास 5 में आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं हम लोग वो समझने वाले हैं। पहले से आज की क्लास में हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, और ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, हमारा जो दूसरा चैनल है ना, पढ़ लिया, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम लोग आगे जब नवोदय के एग्ज़ाम हो जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग क्लास 6, 7, 8, 9, 10 इन सब के मैथ्स और साइंस हम लोग उस चैनल पर पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो आपके नवोदय के लिए हम लोग हैं ही हैं। चलो फिर हम शुरू करते हैं। ये क्या है? सबसे पहले देखो, दो तरह के नंबर होते हैं। एक होता है, जैसे संख्याओं की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने ये पहले भी पढ़ा होगा कि जो संख्या होते हैं ये दो तरह के होते हैं ना। सबसे पहले इन संख्याओं के, एक तो होता है हमारा प्राकृतिक संख्या, यानी जिसे हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। हमने इसके पहले के चैप्टर में पढ़ा था, है ना, प्राकृत या फिर प्राकृतिक या फिर प्राकृत संख्या। और दूसरा जो होता है वो होती है हमारी पूर्ण संख्या। हमने पढ़ा था ना, प्राकृतिक संख्या इसके पहले, पूर्ण संख्या है। ठीक है ना, पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर ये जान लो कि ये प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। मतलब वो संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं के गिनने के लिए करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, भाई आप ऐसे ही तो गिनते होगे। कोई चीज़ अगर आपसे गिनने को कहा जाए तो आप कैसे गिनोगे? आप तो सीधी सी बात है, आप भी 1, 2, 3, 4, 5 करके गिनोगे। अब इसी ये प्राकृत संख्या में अगर हम जीरो भी इंक्लूड कर दें, ठीक है, अगर हम इसी में जीरो मतलब शून्य से लेकर जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब जो भी संख्याएं आपको आती हो, ठीक है, जितनी भी आती है, वो सारी की सारी क्या है? पूर्ण संख्या है। बात आ गई समझ में? अब देखो इसमें क्या लिखा गया। इसमें लिखा गया प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त समस्त संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और दो पूर्ण संख्याओं का योग और उनका गुणनफल हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। ये बात समझ लो। ठीक है, अगर हम मान लो कि दो पूर्ण संख्याएं हैं, मान लेते हैं कि ए हमारी एक, अगर मान लो कि एक पूर्ण संख्या और, ठीक है, एक पूर्ण संख्या हो और दूसरी भी हमारी पूर्ण संख्या हो। ठीक है, अगर आप इनको जोड़ोगे, ठीक है, एक पूर्ण संख्या और दूसरी पूर्ण संख्या, इनका जो योग होगा वो हमेशा एक पूर्ण संख्या ही होगी। ये बात समझ में आ गई? ये एक पूर्ण संख्या ही होगी। कह दो सर कैसे, है ना? अभी कहोगे ये बात तो मुझे समझ में नहीं। जैसे मान लो कि अगर आप जीरो एक पूर्ण संख्या है और एक भी एक पूर्ण संख्या है, अगर आप इनको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? एक, यानी ये भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। अगर हम जोड़े 5 और इसमें एक और पूर्ण संख्या जोड़ लो 7, भाई 5 भी पूर्ण संख्या है और 7 भी पूर्ण संख्या है। अब इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो मैंने क्या कहा कि भाई जीरो से लेके जहाँ तक भी आपको गिनती आती होगी ना, सारी की सारी पूर्ण संख्या है। तो ये क्या है? पूर्ण संख्या है। बात आ गई समझ में? तो पहला तो हमारा ये हो गया कि दो पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा एक क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, यही सेम चीज़ आती है कि अगर हमारे पास एक पूर्ण संख्या हो, ठीक, और उसके बाद यहाँ पर कोई दूसरी पूर्ण संख्या हो, ठीक है, दूसरी पूर्ण संख्या, मतलब दो पूर्ण संख्याएं हों और उनका अगर आप गुणा करो तो भी हमें हमेशा जो गुणनफल मिलेगा वो एक पूर्ण संख्या ही होगी। ये बात समझ में आ गई? तो यानी दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है और दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे अगर मान लो कि आप एक एक पूर्ण संख्या है और शून्य एक पूर्ण संख्या, अगर आप इसका गुणा करो तो उत्तर कितना आता है हमारा? शून्य। तो शून्य भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। अगर आप 5 × 8 करो तो 5 क्या है? एक पूर्ण संख्या। और 8 क्या है? ये भी एक पूर्ण संख्या। तो 8 × 5 = 40, तो 40 भी क्या होगी? एक पूर्ण संख्या होगी। यानी दो पूर्ण संख्याओं का योग और दो पूर्ण संख्याओं का गुणा हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, अच्छा कह दो क्या सर, फिर अगर हम घटाएंगे तो क्या घटाव में नहीं होता है? हम 5 - 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये पूर्ण संख्या हो गई, है ना? बिल्कुल। इस बात का भी आपके क्वेश्चन का भी समाधान है। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या हो 5,
ठीक है। और इसमें एक संख्या हो 3, दोनों पूर्ण संख्या है, घटाने पर ये हमारा 2 आ गया। तो ये 2 क्या है, ये तो एक पूर्ण संख्या है। चलो ये बात सही है कि 2 हमारी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर मान लो कि हम 3 इधर कर दें और 5 हम इधर कर दें, ठीक है, तो क्या तब भी 2 आएगा? नहीं, कहीं कहीं की छोटी संख्या में से बड़ी संख्या तो घट ही नहीं सकती। भाई अगर आपके पास 3 रुपए हो और आपसे कहा जाए कि जाओ एक 5 वाली लेस ले आओ, तो क्या ले आओगे? है ना। कुछ लोग कहेंगे हाँ सर उधार ले आएंगे, नहीं उधार नहीं लाने की बात है, पूरा पैसा दे के आना है ना। तो अगर इसमें से घटाना तो नहीं घटेगा, तो क्या हमारे पास क्या बचेगा? भाई हमको उधार करना पड़ेगा। कितना उधार करेंगे भाई? 2 रुपए कम है ना, तो कितना उधार करोगे? 2 रुपए उधार करना पड़ जाएगा। मतलब उत्तर जो हमारा आएगा वो -2 में आ जाएगा। ये बात आई समझ में? और -2 क्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि भाई दो पूर्ण संख्याओं का अंतर जो है वो एक पूर्ण संख्या हो, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर। और भागफल के बारे में भी यही बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि हम 4 को हम 2 से भाग करें, 4 को किससे भाग करो? 2 से, ठीक है। तो अगर आप 4 को 2 से भाग करो तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 2 दूनी 4। ये तो हमको पता है, 2 दूनी 4, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हमारा 2 आया है ये एक पूर्ण संख्या है। ये क्या है? भागफल जो आया ये एक पूर्ण संख्या आ गई। लेकिन अगर मान लो ये कह दिया जाए कि भाई 2 को 4 से भाग करो, 2 को 4 से भाग करो, तो क्या होगा? 2 को 4 से भाग कर पाओगे? अगर 2 को 4 से आपको भाग करना होगा तो भाई पहले तो आप एक दशमलव लगाओगे, फिर यहाँ पर शून्य लगाओगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 पंचे 20। अब 20 में से 20 कट करोगे तो ये 0.5 आ गया। और मैंने क्या कहा, 0 से आगे जो भी संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये पूर्ण संख्या होती हैं। तो 0.5 एक पूर्ण संख्या तो है नहीं। तो ये बात, इस बात की पुष्टि हो जाती है कि यह आवश्यक नहीं है कि उनका अंतर तथा भागफल भी पूर्ण वर्ग संख्या हो, ठीक है ना। पूर्ण संख्या हो, वर्ग नहीं, पूर्ण संख्या हो, ठीक है। तो भाग योगफल और गुणनफल में तो पूर्ण संख्या होगी, लेकिन अंतर और भागफल में पूर्ण संख्या नहीं होगी। बताओ भाई, बात समझ में आ गई सभी को? इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ा जाए, चलो आगे देखते हैं। आगे जो हमारा आता है ना वो है हमारी आधारभूत संक्रियाएं। ये क्या होती है भाई? देखो, आधारभूत संक्रियाओं में पूर्ण संख्याएं निम्नलिखित 4 नियमों को पूर्णतया संतुष्ट करती हैं। कब संतुष्ट करती हैं? इनके अंतर्गत पूर्ण संख्याएं जोड़ तथा गुणन क्रियाओं को संतुष्ट करती हैं, परंतु घटा और भाग की क्रियाओं के लिए यह नियम पर्याप्त नहीं है। मतलब यही सेम नियम आपको बताया जा रहा है कि कब पूर्ण संख्या होगी, कब नहीं होगी। जैसे सबसे पहला हमारा दिया गया संवर्धक नियम, ठीक है। संवर्धक नियम में देखो क्या दिया गया है, जोड़ के लिए। तो अगर आप पूर्ण संख्या को जोड़ते हो तो एक पूर्ण संख्या मिलती है। 3 एक पूर्ण संख्या है, 4 एक पूर्ण संख्या, इनको जोड़ा आपने तो 7 क्या मिल गई? एक पूर्ण संख्या मिल गई। यहाँ पर देखो 16 एक पूर्ण संख्या है, 7 भी एक पूर्ण संख्या है, इसको आपने जोड़ा तो 23 मिल गया, और 23 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। गुणा के लिए देखो तो गुणा में 5 गुणे 3 करोगे तो 15 आ जाएगा, और 9 गुणे 8 करोगे तो 72 आएगा। मतलब पूर्ण संख्याओं का योगफल और गुणनफल एक पूर्ण संख्या ही होती है। इसे हम बोलते हैं संवर्धक नियम। और अभी हम लोगों ने समझा कि ये केवल योग के लिए और गुणे के पर ही काम करेगा, ठीक है। फिर आगे जाता है हमारा, इतनी बात समझ में आ गई ना कि जोड़ने और गुणा करने पर 2 पूर्ण संख्याओं का जोड़ और गुणा हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। इसी को कहते हैं हम संवर्धक नियम, ठीक है। फिर आगे देखो क्रम विनिमय नियम। ये क्या होता है? क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम में क्या होता है? क्रम विनिमय नियम होता है कि अगर हम देखो, ये भी जोड़ में ही, जोड़ और गुणे में ही काम करेगा। यहाँ पर देखो, आप कोई भी 2 संख्या, जो क्रम विनिमय नियम ये होता है ना कि अगर आप किसी भी पूर्ण संख्या को किसी भी सीक्वेंस में जोड़ो, जैसे मान लो a और b है, अगर आप इसको जोड़ते हो, ठीक है, आप चाहे तो इसे b + a कर लो, तो ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों इक्वल होंगे। जैसे अगर मान लो कि 3 + 4 करो या फिर 4 + 3 करो, 3 धन 4 करो या 4 धन 3 करो, तो ये तो दोनों का उत्तर 7 ही आएगा ना। तो ये हमारा क्या है? जैसे यहाँ पर देखो 3 + 4 करो चाहे 4 + 3 करो, चाहे 13 + 17 करो, 13 + 17 करो, चाहे 17 + 13 करो, ये क्या है? इसको हम बोलते हैं क्रम विनिमय। मतलब क्रम कोई सा भी हो, क्रम विनिमय मतलब क्रम बदलने पर भी उनका उत्तर समान होगा, सही है। गुणा के लिए देख लो, अब चाहे 5 × 3 करो चाहे 3 × 5 करो, भाई आएगा 15 ही।
4 × 6 करो या 6 × 4 करो, आएगा 24 ही। लेकिन ये नियम जो है वो घटाव के लिए, देखो यहाँ पर जो हमने घटाव पर किया था ये फॉलो नहीं करेगा। अगर हम 5 - 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 3 - 5 करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये, और यही सेम चीज़ भाग के लिए भी है, तो भाग पर भी ये फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये समझ लीजिएगा क्रम विनिमय किस पर काम करेगा, जोड़ के लिए और गुणा के लिए। इतनी बात क्लियर है सभी को। आगे देखो, अगला आता है हमारा साहचर्य नियम। साहचर्य नियम भी जो होता है ये हमारा जोड़ के लिए और गुणा के लिए ही काम करेगा। देखो साहचर्य नियम क्या होता है। साहचर्य नियम होता है ना, हम यहाँ पर लिखकर आपको बता देते हैं साहचर्य नियम क्या होता है। देखो साहचर्य नियम में हमें थोड़ा सा हटाते हैं, फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि साहचर्य नियम क्या होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बार समझ लोगे ना फिर आपको इन फ्यूचर कभी भी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भविष्य में हमेशा के लिए आपका ये सेक्शन तैयार हो जाएगा। देखो साहचर्य नियम दिया गया है जोड़ के लिए, तो सबसे पहले जोड़ के लिए साहचर्य नियम का मतलब क्या होता है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि हमको a प्लस और ये b प्लस c ऐसे दिया गया, आप चाहो तो इन दोनों को ब्रैकेट में रख लो, a प्लस b और ये प्लस c, तो दोनों का उत्तर सेम होगा। मतलब एक बार बाद वाले दोनों ब्रैकेट में, एक बार पहले, मतलब सीक्वेंस कोई सा भी हो, है ना। सीक्वेंस जैसे अगर मान लो कि 1 + 2 + 3 करो, या फिर ठीक है 1 + 2 + 3 करो, ऐसे करके देख लो। 1 + 2 और 3 पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है ना, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। 1 और 2 होता है 3, तो ये हमारा 3 + 3 हो जाएगा। 1 और 5 करोगे कितना हो जाएगा 6, 3 और 3 करोगे तो भी हो जाएगा 6। देखो इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, बात आई समझ में। तो साहचर्य नियम में मतलब यहाँ पर ब्रैकेट का सीक्वेंस चाहे जो रख लो आप, मतलब किसी के साथ कुछ भी जोड़ो, उनका हमेशा आंसर जो होगा, उनका हमेशा उत्तर जो होगा वो समान होगा। इसको कहा जाता है साहचर्य नियम। और यही सेम चीज़ गुणे के लिए भी यूज होगा। जैसे a × b × c कर लो आप, या फिर a × b × c कर लो, ठीक है, ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे ऐसे, तब भी इनका उत्तर सेम होगा। जैसे 1 × 2 × 3 करो आप, या फिर 1 × 2 फिर ब्रैकेट में और यहाँ पर 3 कर लो। तो अगर हम इसको हल करें तो 1 × 2 = 6 होता है, 1 दूनी 2 और ये × 3 होता है। तो 1 का 6 से गुणा करोगे 6 हो जाएगा, 2 का 3 से गुणा करोगे तो भी 6 हो जाएगा। बताओ समझ में आया। मतलब साहचर्य नियम जो होगा वो किस पर काम करेगा, वो गुणा पर भी काम करेगा और योग पर भी काम करेगा। समझ में आ गया। इस पर क्वेश्चन पूछते हैं, इस तरह से आपको लिख देंगे, पूछेंगे बताओ ये कौन सा नियम है, तो आप कह दोगे कि गुणा का साहचर्य नियम है। इसके बारे में अगर पूछेगा इस तरह से लिख कर, तो आप कह दोगे ये योग का या जोड़ का साहचर्य नियम है। समझ में आ गई ना बात। फिर आगे देखो, अगला जो आता है हमारा वो है हमारा बंटन नियम। देखो बंटन नियम क्या होता है। बंटन नियम में ना, जैसे मान लो अगर हमें ऐसे लिखा हो a × b + c, ठीक है, a × b + c, तो आप इनको इस तरह से लिख सकते हो, a का गुणा b से कर लो, एक बार प्लस लगा है प्लस लगा लो, फिर a का गुणा किससे कर लो, c से कर लो, a × c, है ना, तब भी इनका उत्तर सेम होगा। जैसे अब यहाँ कहा जाए कि 3 × 2 + 3 ऐसे करो, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि भाई 3 का गुणा 2 से कर लो, 3 × 2 प्लस, और 3 का गुणा 3 से कर लो, तो ये 3 × 3, देखो क्या सेम आएगा। तो ये 3 × 3 और 2 5, और यहाँ पर कर लो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, सही है। तो 3 × 5 = 15 और 9 और 6 15, तो ये भी दोनों सेम आ रहा है। तो इसे हम कहते हैं बंटन नियम। ये बात आई समझ में। तो बंटन नियम में ये चीज़ याद रखिएगा कि बंटन नियम में मतलब अगर a × ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना, और याद रखिएगा यहाँ पर नंबर कुछ भी रखे हों, आप समझ जाइएगा कि ये बंटन नियम है। बताओ भाई बात समझ में आ गई इतनी, है ना। अब ये बंटन नियम में साथ ही साथ जितने भी हम लोगों ने चारों नियम पढ़े, इन्हीं चारों पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। अगर समझ में आ गया तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से देखिएगा, ठीक है, और कमेंट में बताइएगा। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी देंगे और उसका आंसर आप लोग होमवर्क में दीजिएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे कह रहा है इकाई तत्व या तत्समक, ये क्या होता है। देखो जोड़ की संक्रिया के लिए शून्य तथा गुणा की संक्रिया के लिए एक को इकाई तत्व या तत्समक कहा जाता है, ठीक है। जोड़ में जो शून्य होता है, ठीक है, जोड़ में शून्य और गुणा में एक, इसे हम क्या बोलते हैं, इकाई तत्व या फिर तत्समक। देखो जैसे शून्य के गुण, शून्य क्या होता है, शून्य एक ऐसी संख्या है ना
कि किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ो या किसी भी संख्या से शून्य को घटाओ, ठीक है, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, उनका मान परिवर्तित नहीं होता है। पूछोगे सर ये कैसे? जैसे मान लो कि अगर आपसे कहा जाए कि 5 में आप शून्य जोड़ो तो कितना आएगा? 5 आएगा। अगर आपसे कहा जाए कि भैया 9554 में शून्य प्लस करो तो कितना आएगा? 9554 आएगा। ये बात आई समझ में? अगर घटाने को कहा जाए भाई 7 माइनस 0 करो तो कितना आएगा? 7 आएगा। अगर कहा जाए 100 माइनस 0 करो तो कितना आएगा? 100 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या में चाहे शून्य जोड़ो या शून्य को घटाओ, उत्तर हमेशा जो हमारा उत्तर होगा वो अपरिवर्तित रहेगा। मतलब जिसमें हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं हमारा उत्तर वही होगा। बताओ ये बात समझ में आ गई? दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? देखो बात समझते रहना, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट कह रहा है कि किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर उत्तर हमेशा शून्य होता है। ये काफ़ी बड़े बड़े बच्चों को ये गलती करते हुए मैंने देखा है कि भैया मान लो कोई संख्या है हमारी ए, अगर आप इसे शून्य से गुणा करो तो उत्तर हमेशा क्या होना चाहिए? आपका शून्य होना चाहिए। जैसे अगर आप 5 को शून्य से गुणा करो तो कितना होगा? शून्य होगा। अगर आप 100 को शून्य से गुणा करो तो कितना होगा? शून्य होगा। अगर आप 9000 को शून्य से गुणा करो तो कितना होगा? शून्य होगा। मतलब किसी भी संख्या को आप शून्य से गुणा करो उत्तर आपका हमेशा क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है। किसी संख्या से शून्य को भाग देने पर शून्य होता है। अब ये भी समझ लो भाई, मान लो कि एक संख्या हमको ये दी गई कि मान लो कहा जाए कि 90 को शून्य से भाग करो तो इसका उत्तर हमेशा क्या होगा? ठीक है, इसका उत्तर हमेशा क्या होगा आप बताओ? 90 को अगर शून्य से भाग करें तो होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर शून्य को 90 से भाग करो तो कितना हो जाएगा हमारा? शून्य। यानी किसी, क्योंकि पता 90 गुणे शून्य शून्य होगा, ये तो सही है। तो वो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि शून्य से किसी को भाग नहीं दे सकते हो, लेकिन किसी संख्या को से शून्य को भाग देने पर भागफल हमेशा शून्य होता है, जबकि शून्य से किसी संख्या को भाग देने की संक्रिया क्या होती है? अर्थहीन होती है। मतलब शून्य से किसी भी संख्या को आप भाग नहीं दे सकते हो। नहीं यकीन हो तो भाई कैलकुलेटर होगा आपके मोबाइल में, चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चेक करके फिर कमेंट बॉक्स में बताना कि अगर आप 9 को शून्य से भाग करो, 9 भागे शून्य, तो बताओ उत्तर कितना आएगा। ठीक है, सभी लोग जो भी आपके आंसर आए, ठीक है, 9 भागे शून्य, ये करके देखिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप सभी का आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर बताइएगा। फिलहाल मैं बता देता हूँ, इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो शून्य से किसी संख्या को भाग नहीं दे सकते हो, लेकिन शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर हमेशा उत्तर क्या होगा? शून्य होगा। सही है। शून्य के अतिरिक्त किसी संख्या की घात शून्य होने पर परिणाम 1 मिलता है। ठीक है, मतलब शून्य की घात शून्य है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वहाँ तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि भाई कोई भी संख्या हो, मान लो x हमारी संख्या और उसकी घात शून्य हो, तो उसका उत्तर हमेशा कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कहा जाए 5 की घात शून्य तो इसका उत्तर कितना होगा? 1। 999 की घात शून्य तो इसका उत्तर कितना होगा? 1। मतलब कोई भी संख्या हो अगर उसकी घात शून्य हो तो उसका उत्तर हमेशा क्या होगा? 1 होगा। बताओ भाई, बात समझ में आ गई है ना? शून्य के सारे नियम आपको समझ में आ गए। अब देखो यहाँ पर हमारा गुणा का नियम देख लो। ठीक है, 1 के गुण। अब 1 के बारे में देख लो। एक ऐसी संख्या है, किसी भी संख्या को गुणा करने पर उस संख्या का मान सदैव अपरिवर्तित रहता है। ये बात याद रखिएगा। देखो, अगर मान लो कोई संख्या है, कोई भी संख्या, अगर आप उसे 1 से गुणा करो तो उसका मान हमेशा वही रहेगा। ठीक है, करके देख लो। अगर आप 5 को 1 से गुणा करो तो कितना होगा? 1 पंचे 5। अगर आप 985 को 1 से गुणा करो तो उसका मान कितना होगा? भाई 1 से अगर करोगे तो उसका मान हमेशा कितना होगा? वो जो जिसको गुणा कर रहे हो वही उत्तर हो जाएगा। तो ये गुणा करने पर होगा। जैसे यहाँ पर दिया गया 17 गुणे 1 करने पर 17 आया, 4 गुणे 1 करने पर 4 आया। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर मान लो कि कोई संख्या है, जैसे मान लो कि कोई ऋणात्मक संख्या है, कोई ऋणात्मक संख्या है, कोई भी ऋणात्मक संख्या है, और उसकी जो घात है, ठीक है, इसको अगर हम मान लो कि सम संख्या, इसकी घात जो हो एक सम संख्या हो, तो इसका उत्तर जो होगा वो हमेशा धनात्मक होगा। ठीक है, अगर कोई ऋण संख्या है और उसकी घात ऋणात्मक हो, उसकी घात ऋणात्मक हो, तो उसका उत्तर जो होगा हमेशा एक ऋण संख्या होगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? चलो बात समझो। देखो, ये कह रहा है ना
कि अगर मान लो कि हमसे ये कहा जाए कि -5 या फिर 1 लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए, -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1, तो इसका उत्तर कितना होगा। ठीक है, अब पहले गिन लेना कितने माइनस, 1 2 3 4, तो ये क्या है, सम संख्या है ना। तो सम संख्या क्या होती है, सम संख्या के लिए हम यहाँ पर क्या लगा लेंगे भाई, प्लस। ठीक है, तो और एक इक्का एक इक्के एक, एक इक्के एक और एक इक्के एक, तो एक का चाहे इतनी बार गुणा करो उसका उत्तर तो एक ही होगा। यही चीज अगर ये -1 गुणे -1 गुणे -1, मतलब ऋण संख्या को 3 बार गुणा करना होता है, तो 3 क्या है हमारी विषम संख्या। तो अगर ये विषम संख्या है तो इसका जो उत्तर होगा वो ऋणात्मक होगा। और एक इक्के एक, एक इक्के एक और एक इक्के एक, ये बात आ गई समझ में ना। देखो अगर आपको सम और विषम नहीं पता तो ये भी जान लीजिए। देखो सम संख्या क्या होती है, सम संख्या होती है ऐसी संख्या है ना जो 2 से विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हों, जो 2 से विभाजित हों, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सम संख्याएं। ये बात सही है, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सम संख्याएं। जैसे उदाहरण देखो, यहाँ पर हमारा क्या दिया है, जैसे मान लो कि हमसे कहा जाए 2 4 6 8 10, ठीक है, 12 और 14, या बड़ी संख्या ले लो कोई, 990 832, ठीक है, 656, ये सारी संख्याएं देखो। अगर बड़ी संख्या आ जाए, जैसे ये वाली संख्या देखो, तो अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक, इकाई का मतलब जो पीछे से जो आखिरी अंक होता है, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 2 4 6 या 8 हो तो वो क्या होंगे, वो सम संख्याएं होंगी। ठीक है ना, बाकी जो बचेगा वो विषम, जो बचेगा वो विषम, बस इतनी चीज याद रखनी है। तो यहाँ पर 0 2 4 6 8, अगर किसी भी संख्या में, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, 2 है, 6 है, तो कोई भी ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक क्या होता है, सबसे आखिरी वाला, पीछे से सबसे आखिरी, पीछे से सबसे आखिरी अंक, कोई भी संख्या हो, पीछे से सबसे आखिरी अंक जो होता है वो होता है इकाई का अंक। बताओ भाई, बात समझ में आई। इतनी चीज़ें उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सभी लोग, अब वो गुणा वाला आंसर दीजिएगा कि 0 को अगर हम किसी संख्या से भाग करते हैं, ठीक है ना, जैसे कोई संख्या है, मान लो कि हमको दे दिया गया 9, और 9 को 0 से भाग करने पर उत्तर क्या आएगा, 9 को 0 से भाग करने पर हमारा उत्तर क्या आएगा। सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, चाहे तो आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा होमवर्क है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जरूर। ठीक है ना, तो आगे हम लोग इसके आगे अभी और भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, डेली पढ़ेंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए भाई नवोदय में। ठीक है ना, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो बच्चा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और हाँ, अपना जो दूसरा चैनल है ना, पढ़ लिया, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर नहीं होगी तो सर्च कर लेना, इतने तो आप समझदार हो ही, स्पेलिंग यही है पढ़ लिया की। तो पढ़ लिया को सर्च कीजिएगा और उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम लोग 6 to 10th की मैथ और साइंस पढ़ने वाले हैं। ठीक बच्चा, चलो फिर पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।